डरा रहे हो यार तुम। चलो चलो ठीक है। हो गया हो गया, जो होना था हो गया सब, ठीक है। अब शुरू करते। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आयुष, पूरा आगे देखना आपसे, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जो आखिरी टॉपिक हम लोग डिस्कस किया था वो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। उसके पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या इंपैक्ट आएगा डिमांड एंड सप्लाई में, जिसका सारा सिचुएशन हम लोग पढ़े थे। टोटल कितना सिचुएशन पढ़े थे? 24 ठो ग्राफ टोटल था, है ना। पहले 4 था, फिर 3 3 करके 4 सेट 12, उसके बाद फिर 8, टोटल 24 ठो था, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का, टर्म 2 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी टॉपिक। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लो। प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लो लास्ट क्लास में जस्ट थोड़ा सा डिस्कस किए थे। क्या होता है प्राइस सीलिंग का मतलब? क्या होता है प्राइस सीलिंग का मतलब? मैक्सिमम लिमिट जहां तक प्राइस किसी कॉमोडिटी का जा सकता है। तो ऐसा कोई लिमिट होता है कभी? हर कॉमोडिटी का होता है? हर का नहीं होता है। कभी कभार गवर्नमेंट कोई कोई कॉमोडिटी में प्राइस सीलिंग लगा देता है। सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट जहां तक प्राइस जा सकता है। और वैसे प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट है। प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस। ये प्राइस कम होते 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 एक मिनिमम लेवल है, उससे नीचे और प्राइस नहीं जा सकता। क्या हर कॉमोडिटी में कोई प्राइस मिनिमम प्राइस होता है? नहीं होता। हर कॉमोडिटी का मिनिमम प्राइस नहीं होता, लेकिन कभी कभार गवर्नमेंट फार्मर्स लोगों को बचाने के लिए या अननेसेसरी लॉस को सेव करने के लिए क्या कर देता है, प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट को लगा देता है, ठीक है। प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस जो एक कॉमोडिटी का मार्केट में ट्रेड हो सकता है जिस प्राइस पे। अब हमको क्या काम इस टॉपिक का? हम जब डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड एंड सप्लाई किस हिसाब से चेंज होता है, तो हमको अगर पता रहे कि प्राइस सीलिंग है, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट है, तो उस लिमिट में जाने के बाद डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा, और मिनिमम पॉइंट में आने के बाद डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा, ठीक है। देखो डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कुछ पोर्शन इसमें से भी डिलीटेड है, जैसे कि प्राइस सीलिंग में जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ से रैशनिंग सिस्टम, ये पूरा डिलीटेड है, ये नहीं है हमारे कोर्स में। हमारे कोर्स में प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है, बाकी वाला नहीं है कुछ भी, ठीक है। और वैसे ही प्राइस फ्लोर में भी हमारे पास सिर्फ हमको डायग्राम पढ़ना है और बाकी के पॉइंट नहीं पढ़ना है। ये इंप्लीकेशन वगैरह बफर स्टॉक वगैरह नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो अब प्राइस सीलिंग पढ़ते हैं डिटेल में। Government plays an important role in controlling the price of the essential commodities, wheat, sugar, kerosene, etc. When the equilibrium price determined by the free market play of demand and supply is too high for the poor people. गवर्नमेंट जनरली, अच्छा ये बताओ प्राइस सीलिंग कब लगाएगा गवर्नमेंट? क्यों लगाएगा और कब लगाएगा? पहले बताओ रीजन, क्या रीजन है प्राइस का मैक्सिमम लिमिट को सेट करने का? जब सप्लाई कम होगा डिमांड ज्यादा होगा तब बढ़ा सकता है, ठीक है। तो प्राइस मैक्सिमम सेट कर देगा गवर्नमेंट। क्या होगा उसको सेट कर देने से? उससे ऊपर और प्राइस बढ़ नहीं सकता। तो क्या उस प्राइस पे अनलिमिटेड सप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा। फिर भी तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर ही रहा है। फिर क्या करें? फिर क्या करें? कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना। डिमांड, ये इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, जिससे कंटिन्यूसली प्राइस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यूसली प्राइस राइज होता जाएगा तो क्या होगा? प्राइस राइज हो रहा है कंटिन्यूसली, क्या होगा बताओ? डिमांड क्या होगा धीरे धीरे?
डिमांड कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा। तो एक ऐसा पॉइंट में जाके इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ जो कि पुअर पीपल उस पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते। मतलब अभी भी मार्केट इक्विलिब्रियम में ही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है, मार्केट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन प्राइस इतना ज्यादा हाई है कि पुअर पीपल उस कॉमोडिटी को खरीदना बंद कर दिया। सिर्फ अब कुछ ही लोग उस प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हैं और मैक्सिमम लोग उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पा रहे। तो इसमें क्या गवर्नमेंट का आना पड़ेगा बीच में, क्योंकि एसेंशियल कॉमोडिटी, ऐसा नहीं कि ऑडी है कि सब कुछ लोग खरीद पा रहे हैं तो चलेगा गवर्नमेंट को, एसेंशियल कॉमोडिटीज है, तो उस एसेंशियल कॉमोडिटीज को हर लोगों तक पहुंचाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अब मैक्सिमम प्राइस सेट कर कि तुम इस प्राइस से ऊपर चार्ज नहीं कर। जैसे ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, तो अब एक गवर्नमेंट ओपी प्राइस सेट कर दी। मैक्सिमम लिमिट सेट रहता है, प्राइस बढ़ बढ़ के जाके वहीं पे रुक जाएगा, उससे ऊपर और बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट सेट है ये, अब इससे ऊपर प्राइस जा नहीं सकता। तो अब बताओ मार्केट क्या होगा इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे कंटिन्यूअसली क्या होगा? डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा। डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा, तो मार्केट हमेशा क्या रहेगा? डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा और शॉर्टेज हमेशा चलता रहेगा, प्रोडक्ट का शॉर्टेज हमेशा रहेगा उस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये शॉर्टेज ठीक कैसे होगा? शॉर्टेज को ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे होगा? जब तक गवर्नमेंट कोई और स्टेप नहीं लेता, प्राइस को छोड़ के कुछ और स्टेप लेना पड़ेगा। पढ़े थे ना, प्राइस को छोड़ के और भी रीजन है जिससे सप्लाई इंक्रीज हो सकता है, तो प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा जिससे सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब प्राइस को और हम चेंज नहीं कर सकते, मार्केट ऑटोमेटिक क्या चीज एडजस्ट करता है? प्राइस एडजस्ट करता है और इक्विलिब्रियम में अपने आप को ले आता है। लेकिन अगर मार्केट अपने आप प्राइस एडजस्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस या फिर मिनिमम प्राइस सेट कर दिया है, तो अब कौन से फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा? प्राइस को छोड़ के बाकी जो 6-7 फैक्टर्स हम लोग पढ़े थे वो फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा जिससे कि मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, देखना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास टेस्ट है, नेक्स्ट क्लास मतलब संडे। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर? रेवेन्यू एंड सप्लाई, दोनों चैप्टर का 20 मार्क्स का टेस्ट है, टाइम मिलेगा 40 मिनट। मैंडेटरी है, जो बरगढ़ के स्टूडेंट है सभी को सेंटर में आके टेस्ट देना मैंडेटरी है, कोई ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है उनके लिए। जो बाहर के बच्चे हैं उन्हीं के लिए सिर्फ ऑनलाइन ऑप्शन है, बरगढ़ वाले को कुछ काम है कहीं जाना है तो टेस्ट मत देना, लेकिन ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और स्पेशली जो लास्ट टेस्ट नहीं दिए थे, 1-2 लास्ट टेस्ट जो नहीं दिए थे, तुम लोगों को आना है मैंडेटरीली, कल टेस्ट देने आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कितना भी बड़ा आफत क्यों ना आ जाए, टेस्ट देने यहाँ आना है। ठीक है, वो पूरा फिक्स है। तो जो लास्ट टेस्ट नहीं दिए थे उनके लिए तो पूरा 100% है कि वो लोग आएंगे टेस्ट देने, वो देख लेंगे हम लोग क्या होगा, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो मैंडेटरीली टेस्ट देने आना है। ठीक है, चलो। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर देखना। प्राइस सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एट अ लोअर लेवल। प्राइस सीलिंग का डेफिनेशन दिया, प्राइस सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एट अ लोअर लेवल देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस था उससे लोअर लेवल पे अब हम लोग क्या कर देंगे? मैक्सिमम प्राइस को सेट कर देंगे। क्यों? बिकॉज ताकि पुअर लोग भी उस कॉमोडिटी को खरीद सके। अब मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट उसको हम लोग अफोर्डेबल बना सके। प्राइस सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू इंपोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, देखना कब नीड पड़ता है इसका, नीड कब पड़ता है और कब हम लोग इसको सेट करते हैं। इट इज जनरली इम्पोज्ड ऑन एसेंशियल आइटम्स। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा जब काम आएगा। कब प्राइस सीलिंग का नीड पड़ता है? एसेंशियल कॉमोडिटीज में नीड पड़ता है। एंड इज फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस कहां पे फिक्स होता है? जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा उसके नीचे फिक्स होगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर फिक्स होगा तो कोई काम का है? वो काम का ही नहीं है कुछ, क्योंकि मार्केट कहां रहेगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर हम लोग मैक्सिमम प्राइस उसके ऊपर सेट करें तो वो तो किसी काम का ही नहीं है। तो जो मैक्सिमम प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट हो। ठीक है, फिक्स बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस। द रीजन फॉर प्राइस सीलिंग इज दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई।
हम क्यों इसको सेट करते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा हाई है फॉर द कॉमन पीपल टू अफोर्ड द कमोडिटी। टाइमिंग बताएंगे सौम्य, ठीक है? वही जो होता है जनरली 11 बजे होता है ना टेस्ट तुम लोगों का, वो देख लेंगे कब क्या रखेंगे। तुम पढ़ के आओगे, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तुम पढ़ के आओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 11 बजे इकोनॉमिक्स दो कि 12 बजे दो, है ना? चलो देखना, डायग्राम देखना आप, डायग्राम में आ जाओ। सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व है, ये पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी मार्केट करेंटली कहां पे है? ई पॉइंट पे, जहां पे इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव हो चुका है, लेकिन ओपी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। ये प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, कॉमन पीपल इस प्राइस पे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर दिया? प्राइस को P1 में सेट कर दिया कि इससे ज्यादा तुम अब प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो जब इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे इस प्राइस पे, सप्लाई कितना होगा? Q1 क्वांटिटी, डिमांड कितना होगा? Q2 क्वांटिटी। तो हमेशा क्या होगा? इस ये डिफरेंस का क्या रहेगा? हमेशा शॉर्टेज रहेगा, हमेशा मार्केट में शॉर्टेज रहेगा। क्या पढ़े आयुष? बताओ, अभी नहीं बताओगे तो आज बाहर जाओगे। बोलो क्या पढ़े, जस्ट पूरा बताना है। बोलो, अभी मना किया था ना तुमको पीछे मत बात करो बोल के। पानी तो आगे भी है, तुम पानी लोगे तो 1 सेकंड लगेगा, तो क्या पढ़े वो तो पता होना चाहिए। सब मजाक कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? सब मजाक करना है, 23 जन ऑनलाइन है, सब मजाक कर रहे हैं। ये 10-12 जन है जो सब मजाक कर रहे हैं। तुम हो सिर्फ पढ़ने आए हो। थोड़ा मोड़ा मजाक अलाउ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंटिन्यूअसली करते रहो करते रहो करते रहो। फिर वैसे ही होगा ना, तो अमन सर के क्लास जैसे पूरा चुपचाप बैठोगे स्टार्टिंग से लास्ट तक, 1 सेकंड भी बात करने नहीं मिलेगा। होता है अमन सर के क्लास में बात 1 मिनट भी होगा ही नहीं, 1 सेकंड भी। मेरे को 1 दिन लगेगा करने में, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट है, तुम ही बोर हो जाओगे। आपस में बात नहीं करोगे, थोड़ा मोड़ा बात नहीं करोगे तो तुम ही लोग बोर हो जाओगे। करना है तो बोलो, वैसे करके देख लेते हैं, 1 दिन करके देख लेते हैं, आज ही करके देख लेते हैं। हिसाब से करो, एक लिमिट तक करो ताकि पढ़ाई भी हो सके, बाकी लोग भी पढ़ सकें और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। कुछ चीज लिमिट से बाहर हो जाने से, कंट्रोल से बाहर हो जाने से दिक्कत होता है, पता है ना ये चीज तो उस हिसाब से थोड़ा संभाल के रखो, ठीक है? चलो प्रोड्यूसर से इसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ प्रॉफिट तो रहेगा ही ना, उन्हें तो बेचेगा ही क्यों? प्रॉफिट नहीं है तो कौन, सप्लाई जीरो हो जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो सप्लाई जीरो हो जाएगा, वो तो बोलेगा ही नहीं मैं बनाऊंगा ही क्यों बोलेगा, है ना? तो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली है, लेकिन अब प्राइस, जब पहले ओपी प्राइस था, अब प्राइस क्या सेट कर दिया गवर्नमेंट? OP1 सेट कर दिया। अब OP1 प्राइस सेट करने से क्या हो गया? मार्केट में क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई कितना है? Q1 क्वांटिटी, डिमांड कितना है? Q2 क्वांटिटी, है ना? तो हमेशा से मार्केट में ये शॉर्टेज रहेगा, तो मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट का शॉर्टेज रहेगा। तो ये शॉर्टेज को ठीक करने का क्या तरीका है? क्या प्राइस तरीका है इसको ठीक करने का? प्राइस को एडजस्ट करना, प्राइस को एडजस्ट करना और ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है। इसको ठीक करने का तरीका है अदर देन प्राइस। सप्लाई चैप्टर में याद करो पढ़े थे, प्राइस को छोड़ के कितने सारे फैक्टर्स थे? 8 फैक्टर्स और थे। तो अदर देन प्राइस मतलब और जो 8 फैक्टर्स हैं, वो 8 फैक्टर्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। जब हम वो 8 फैक्टर को एडजस्ट कर देंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नया सप्लाई कहां आ जाएगा? न्यू सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व यहां से यहां। प्राइस भी ये डिसाइड हो गया, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई भी हो गया, मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है? तो इस पोजीशन को ठीक करने का तरीका, प्राइस को हम चेंज नहीं कर सकते, प्राइस के अलावा जो हमारे पास तरीका है, भले नया प्रोड्यूसर को लाओ, नया फैक्ट्री बैठाओ, इनपुट के प्राइस में कंसेशन दो, और जो भी तरीका है सारा तरीका लगा के हम क्या करेंगे? सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। जब हम सप्लाई को इंक्रीज कर लेंगे तो सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा? नया कर्व आ जाएगा S1 S1,
जब नया कर्व आ जाएगा तो ये कहाँ पे टच होगा, आके फिर से डिमांड के साथ टच होगा, प्राइस P1 मार्केट में सेट हो जाएगा और मार्केट भी इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये तरीका है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। देखना, सबसे पहला लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। इन द गिवन डायग्राम, डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट E में। इनिशियली कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, दोनों पॉइंट E में। उसके बाद एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP इज डिटरमिन्ड। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, OP था। ठीक है, अब suppose the equilibrium price of OP is very high and many poor people are unable to afford the product at this price। बहुत सारे लोग इस प्राइस में प्रोडक्ट को खरीद नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट क्या कर दिया, सेट कर दिया। क्यों, बिकॉज ये एक एसेंशियल कॉमोडिटी था और बहुत सारे लोग खरीद नहीं पा रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट बीच में आया और मैक्सिमम प्राइस को सेट कर। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट इंटरफेयर्स एंड फिक्सेस द मैक्सिमम प्राइस नोन एज प्राइस सीलिंग एट OP1 विच इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस OP। उसके बाद as this controlled price OP1 the producer are willing to supply only P1A quantity, P1 यहां से यहां तक, मतलब Q1 लिख देता है इसके जगह, Q1 क्वांटिटी को सप्लाई कर दे, while consumer demand Q2 क्वांटिटी। कंज्यूमर को कितना चाहिए, Q2 क्वांटिटी चाहिए, तो मार्केट में क्या रहेगा, हमेशा शॉर्टेज रहेगा। द इफेक्ट ऑफ द सीलिंग इज दैट शॉर्टेज equal to AB is created which may further lead to black marketing। black marketing मतलब, ब्लैक मार्केटिंग मतलब किसी भी चीज का जो एक MRP होता है, देखियो प्रोडक्ट के पीछे में, MRP के ऊपर जब वो प्रोडक्ट बिकता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब परमिशेबल लिमिट से ऊपर जब हम प्राइस में बेचें किसी प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, तो परमिसेबल प्राइस क्या है अभी, P1 में जब मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है, खरीदने वाले बहुत सारे खड़े हैं, बेचने वाले बहुत कम हैं, तो दुकानदार क्या करेंगे, ऑब्वियसली ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, है ना, ज्यादा प्राइस में बेचेंगे। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका, सप्लाई को किसी और तरीके से बढ़ाया जाए। जब सप्लाई किसी और तरीके से बढ़ जाएगा तो मार्केट में अगेन फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखना ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस सीलिंग। ब्लैक मार्केटिंग इन एनी मार्केट इन विच द कॉमोडिटी आर सोल्ड at a price higher than the maximum price fixed by the, जो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स किया है उससे अगर ऊपर प्राइस में हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वो क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग में बी टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस और इंप्लीकेशन ऑफ प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग के वजह से ब्लैक मार्केटिंग का सिचुएशन अराइज होता है, एज इट इंप्लाइज अ सिचुएशन वेयर कमोडिटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी इज इलीगली सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द वन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर इलीगल है तो हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर इलीगल है तो हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, बोलो। प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो हमको क्या प्रॉफिट चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए ना। अगर ये इलीगल है तो यहां तो क्लियरली लिखा इलीगल है। देखो इलीगल है, इलीगल है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमारा काम है, हम पढ़ाई में हम क्या करें, मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंचे। अब वो लीगल है इलीगल है वो तुम्हारा डिसीजन है, तुमको करना है या नहीं करना है ना। तरीका सारा पता होना चाहिए, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है वो टाइम पे देखेंगे, है ना। It may primarily arise due to the presence of consumer who may be willing to pay higher prices for the commodity than to go without it। ठीक है, देखना अब रैशनिंग सिस्टम को छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं प्राइस फ्लोर में। सौम्या, प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा बताओ। कभी कभार गवर्नमेंट क्या होता है, मिनिमम प्राइस सेट कर, और ये ऐसा कब करेगा गवर्नमेंट, जब सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे, बायर्स नहीं होंगे,
वो लोग सेलर लोगों के पास बहुत क्वांटिटी सेल के लिए होगा, बायर्स खरीदने के लिए रेडी नहीं होंगे, तो कंटिन्यूसली मार्केट में प्राइस क्या होगा, कम होगा। अब प्राइस कम हो के इतना कम हो चुका है कि सेलर लोग मजबूर हो गए हैं और उनको अब लॉस हो रहा है, तो उनको बचाना जरूरी है, वरना बिजनेस एनवायरनमेंट खराब होगा। अब ये किसके लिए किया जाता है? जनरली फार्मर्स के लिए किया जाता है। जनरली एग्रीकल्चरल सेक्टर में, पेस्टिसाइड्स वाले सेक्टर में ऐसा होता है, फार्मर्स के लिए ऐसा किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट है एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस प्राइस से नीचे तुम प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते, मिनिमम तुमको इस प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट चल रहा था मस्त, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, ये प्राइस है इक्विलिब्रियम में। लेकिन ये प्राइस इतना कम है कि सेलर लोगों को ये प्राइस पे बेचना नहीं पोसाएगा। लेकिन सेलर के पास नहीं पोसाएगा तो वो मैन्युफैक्चर क्यों कर रहा है? बंद कर देता, कुछ और कर लेता। फिर ऐसा भी तो कर सकता था ना, वो क्या बेचना मजबूरी है क्या? बंद कर देता, नहीं बनाता, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बात यह है कि सेलर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना वो कोई और कॉमोडिटी को बना सकता है और ना वो और कोई प्रकार का बिजनेस कर सकता है। उसके पास वो एक ही बिजनेस है करने के लिए और वो एक ही कॉमोडिटी है उसको बनाने के लिए। जनरली कौन से कैटेगरी में होता है? फार्मर्स वाले कैटेगरी में होता है। जो फार्मर्स जो चीज का खेती कर रहा है वो उसी का करेगा, क्योंकि बिकॉज उसका लैंड उस लिए सुटेबल है, तो उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब उसके लिए उसको बचाना पड़ेगा, अदरवाइज अगली बार वो खेती नहीं करेगा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और सेलिंग प्राइस कम मिल रहा है, तो नेक्स्ट बार वो करेगा नहीं करेगा। तो अगर वो नहीं करेगा तो इकोनॉमी में क्या होगा? फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। फूड का शॉर्टेज होने से क्या होगा? बहुत सारे लोग, स्टार्वेशन होगा, ठीक है, प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होगा। तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करा? एक मिनिमम प्राइस सेट कर, P1 मिनिमम प्राइस। अब मिनिमम प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे हाई होगा या लो होगा? हाई होगा, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम से लो रखेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है रख के, वो वहां तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा। तो अब गवर्नमेंट क्या किया? इससे ऊपर लेवल पे प्राइस सेट कर। अब ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है? डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो ये हमेशा इतने का क्या रहेगा? एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई रहेगा। अभी एक्सेस सप्लाई का क्या किया जाए? इसको ठीक कैसे करें? क्या प्राइस इसका सॉल्यूशन है? प्राइस को चेंज करना नहीं है। क्या सॉल्यूशन है? डिमांड को बढ़ाया जाए, किसी और तरीके से डिमांड को बढ़ाया जाए। अब किसी और तरीके से कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या? प्राइस को छोड़ के कोई और 7 फैक्टर्स के वजह से हम लोग डिमांड को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो राइस है, ठीक है, अब राइस का डिमांड नहीं है, बहुत एक्सेस राइस बच जा रहा है, तो जबरदस्ती तो किसी को खिला नहीं सकते, तो क्या करेंगे? उसका ऑल्टरनेट फाइंड करें। राइस से हम और क्या क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है, और वो सारे चीजों में वो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देंगे। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मतलब एनिमल्स को खिला सकते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट से और बहुत सारे सब प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारे प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, इथेनॉल प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मल्टीपल जगह में हम लोग वो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा? वो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस क्या है? प्राइस को हम चेंज नहीं किए, प्राइस अभी भी वही है, तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा बताओ? अच्छा ये मिट गया। डिमांड बढ़ेगा प्राइस के अदर देन प्राइस फैक्टर से, तो नया डिमांड कर्व आ जाएगा यहाँ D1। जब नया डिमांड कर्व आ जाएगा तो फिर से इक्विलिब्रियम कहाँ क्रिएट हो जाएगा? मार्केट में इक्विलिब्रियम फिर से आ जाएगा। P1 प्राइस ऑटोमेटिक मार्केट में आ जाएगा और Q2 क्वांटिटी अपने आप मार्केट में डिसाइड, तो मार्केट अगेन फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का और जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Government also intervenes in the process of price determination through price floor. Price floor refers to the minimum price above the equilibrium price. हमेशा ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, which the producer must be paid for their produce. Price floor or minimum price ceiling refers to
imposition of lower limit on the price that may be charged for a particular goods or, ठीक है, उससे कम में हम प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन गवर्नमेंट फील्स दैट द प्राइस फिक्स्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट रिम्यूनरेटिव फॉर द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब प्रोड्यूसर के लिए वो अच्छा प्राइस नहीं है, जब तक प्रोड्यूसर को अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा तो वो नेक्स्ट बार प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब वो नेक्स्ट बार प्रोड्यूस नहीं करेगा तो नेक्स्ट बार से क्या होने लग जाएगा, शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन इट फिक्सेस अ प्राइस नोन एज प्राइस फ्लोर विच इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखना, नीड फॉर प्राइस सीलिंग, ग्राफ को समझते हैं, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। देखना, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, पहले इक्विलिब्रियम कहाँ था, पॉइंट ई में, ठीक है, लेकिन मार्केट के हिसाब से प्राइस क्या डिसाइड हुआ था, ओपी प्राइस डिसाइड हुआ था मार्केट में, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओपी प्राइस बहुत कम था जिससे सप्लायर को लॉन्ग टर्म में नुकसान होता, तो अब गवर्नमेंट क्या किया, एक हायर प्राइस मार्केट में सेट कर। अब इस हायर प्राइस में खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन बेचने वाले और आ गए तो सप्लाई क्या हो गया, और राइज हो गया, तो बीच में यहाँ पे सरप्लस क्रिएट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का क्वांटिटी क्या हो गया, सरप्लस जनरेट। अब ये सरप्लस को क्या किया जाए, सरप्लस का क्या किया जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हम सरप्लस को झेल नहीं सकते, लॉन्ग टर्म तक सरप्लस होगा तो क्या होगा, किसी भी बिजनेस में सरप्लस अगर जनरेट हो रहा है, स्टॉक का सरप्लस जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, गोडाउन में रख लेगा एक साल, क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगले साल प्रोड्यूस करेगा, और क्योंकि सारा पैसा, सारा स्टोरेज, सब कुछ गोडाउन में फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी गोडाउन में इतना माल है जो बिक नहीं रहा है, तो प्रोड्यूसर पागल तो नहीं है कि फिर से प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो प्रोडक्शन क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो वो सिचुएशन को हमको लाना नहीं है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बंद कर दे, क्योंकि प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन बंद कर देगा तो उसका चेन इफेक्ट शुरू होगा। चेन इफेक्ट मतलब वो रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा, तो जिससे रॉ मटेरियल खरीदता था उसका फैक्ट्री बंद, जॉब नहीं देगा वर्कर को, तो वर्कर को सैलरी नहीं मिलेगा, वर्कर को सैलरी नहीं मिलेगा तो वो जो सामान खरीदता था जिस दुकान से, उनका दुकान बंद, तो लाइन से सारा बिजनेस क्या होने लग जाएगा, बंद होने लगेगा। तो वो सिचुएशन में हम लोगों को जाना नहीं है, हमको क्या करना है, प्रोड्यूसर का फैक्ट्री चलना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को किसी और तरीके से यूज करना शुरू करेगा, जबरदस्ती तो कंज्यूमर को खरीदने के लिए बोल नहीं सकता, तो अब गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खुद खरीद लेता है। गवर्नमेंट इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खुद सारा प्रोडक्ट को खरीद लेगा, खुद खरीद लेगा तो मार्केट में डिमांड आ गया, गवर्नमेंट क्या करेगा, इसका खुद खरीद के बेचने, खरीदार तो है ही नहीं, किसको बेचेगा, बांट देगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे राइस का होता है, तो उसमें क्या करता है, वो 2 रुपए किलो में जो राइस बांट देता है राशन वाले को, तो वो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फ्री में बांट सकता है, तो गवर्नमेंट उसको फ्री में बांटना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उस प्रकार से डिमांड क्रिएट हो जाएगा। तो नया डिमांड कर्व T1। अब जब नया डिमांड कर्व किसी और रीजन से अगर हुआ तो ये शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, जब शिफ्ट होगा तो फिर से इक्विलिब्रियम कहाँ बनाएगा, इस पॉइंट पे फिर से इक्विलिब्रियम बनाएगा। अब मार्केट ऑटोमेटिक P1 प्राइस पे फंक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। सारे फार्मर से एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वो होता है कि फार्मर को ऑप्शन देता है कि अगर तुम 10 रुपए किलो में बेच सकते हो तो बेच लो, या उससे ज्यादा में बेच सकते हो तो बेच लो, अगर तुमसे कोई नहीं खरीदा 10 में तो मेरे पास ले आना, मैं खरीद लूँ। गवर्नमेंट ये स्कीम देता है कि 10 या 10 से ज्यादा में तुम बेच सकते हो तो बेच लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उतना में नहीं बेच पाओगे तो 10 रुपए में मैं खरीदने के लिए रेडी हूं, मेरे पास ले। तो अब फार्मर 10 से नीचे तो नहीं बेचेगा, क्योंकि 10 का कस्टमर तो ऑलरेडी उसके पास है, तो वो कोशिश करता है 10 से ज्यादा में बेचने में, आखिर में अगर नहीं बिकता है तो सारा ले जाके कहाँ छोड़ाता है, गवर्नमेंट के पास छोड़ाता है, ठीक है। नीड फॉर प्राइस फ्लोर, the need for price floor arise when government finds that the equilibrium price is too low for the product। equilibrium price बहुत कम है according to producers point of view, क्योंकि बायर्स को तो मजा आएगा कम है तो प्राइस, प्रॉब्लम किसके लिए, सप्लायर के लिए। तो सप्लायर के अकॉर्डिंग अगर प्राइस बहुत कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट को लगाएगा। मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ इंपोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोर आर एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम्स एंड मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। दो प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक है
एग्रीकल्चर प्राइस में, सुने हो एमएसपी एग्रीकल्चर प्राइस में। और मिनिमम वेज एक्ट है हमारे इंडिया में, एक एक्ट है मिनिमम वेज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो लेबर का सप्लाई है उसका एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया कि दिन में अगर एक लेबर 8 घंटे काम करता है तो मिनिमम उसको कितना वेज मिलना चाहिए, उससे कम तुम दे नहीं सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से इसको भी फिक्स कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन्स अ वैरायटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक व्हीट, शुगर केन एक्सेट्रा, and a floor is normally set at a higher level than the market determined price of this। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा पूरा हम लोग ग्राफ में समझे, एग्जैक्टली वही यहां से यहां में लिखा। देखो, द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लो कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फिगर 11.31। एज सीन इज द गिवन डायग्राम, इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड एट पॉइंट ई। पहले मार्केट कहां इक्विलिब्रियम में था, पॉइंट ई में। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस बहुत कम था, तो गवर्नमेंट आके क्या कर दिया, उससे ऊपर एक प्राइस सेट कर दिया। व्हेन डिमांड कर्व डीडी एंड सप्लाई कर्व एसएस इंटरसेक्ट ईच अदर, द इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी इज डिटरमिन्ड। सपोज टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर फर्दर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स OP1 एज मिनिमम प्राइस। प्रोड्यूसर को बचाने के लिए और फर्दर एक्स्ट्रा प्रॉफिट प्रोवाइड करके प्रोड्यूसर को इंसेंटिव देने के लिए गवर्नमेंट OP1 प्राइस क्या कर दिया, मार्केट में फिक्स कर, which is more than the equilibrium price. At this support price, the producer are willing to supply P1B quantity। P1B कहाँ है, अच्छा P1B मतलब Q2 क्वांटिटी, ठीक है। P1B के जगह लिख सकते हो Q2 क्वांटिटी, while consumer demand only Q1 quantity। This create a situation of surplus in the market, जिससे मार्केट में सरप्लस होगा। किससे, कौन सा सरप्लस होगा, कितना सरप्लस होगा, Q2 माइनस Q1 जो गैप है वो सरप्लस रहेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू AB इन द डायग्राम। द एक्सेस सप्लाई मे बी परचेज बाय द गवर्नमेंट, इस एक्सेस सप्लाई को गवर्नमेंट क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा, आइदर टू इंक्रीज इट्स बफर स्टॉक फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, या तो फ्री में बांट देगा या तो एक्सपोर्ट कर देगा या तो गोडाउन में रखा रहेगा बफर स्टॉक बना के, इस हिसाब से किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट उसको यूज कर सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है माइक्रो इकोनॉमिक टर्म 2 का, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इसके बाद टेस्ट तो शुरू करेंगे मंडे से, अभी फिलहाल संडे को क्या है, टेस्ट है, ठीक है। तो टाइम अच्छा खासा है, आएगा जो मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास ही। चलो अब नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है। सप्लाई चैप्टर तो बहुत इजी है, एक चैप्टर इजी नहीं है थोड़ा सा, तो उसको क्या कर लिया जाए, थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। तो आ जाओ, कौन सा चैप्टर में, रेवेन्यू है ना, चैप्टर नंबर 7 रेवेन्यू में। फटाफट सबको आंसर देना है, 10 मिनट है, 10 मिनट में रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू किसको बोलेंगे, गुड्स बेच के या सर्विस दे के जो भी पैसा रिसीव होता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू किसको बोलेंगे, फॉर्मूला बताते जाओ, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, टोटल रेवेन्यू हो गया। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू का 2 फॉर्मूला था, एक एक करके बताओ। पहला फॉर्मूला TR, टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। और एक फॉर्मूला डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और दूसरा जब प्राइस राइज होता है, ठीक है। जैसे जैसे आउटपुट राइज होगा वैसे वैसे प्राइस राइज होगा या चेंज होगा, जो भी होगा। और एक में प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उस एक्स एक्सिस जो ग्राफ होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, सब कुछ इक्वल होगा क्योंकि जितना एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हैं हर यूनिट का प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट,
व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, जब प्राइस फॉल होगा धीरे जैसे जैसे आउटपुट राइज होगा। कब होता है ऐसा? इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? इसको एक और नाम है इसको बोलने का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाए या अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ये जनरली कब होता है? इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर में होता है। और प्राइस कांस्टेंट प्राइस कहां फॉलो होता है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में फॉलो होता है। ठीक है, परफेक्ट इनपरफेक्ट तो आप समझ गए हो, चैप्टर ही पढ़ लियो पूरा। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सब कुछ इक्वल होगा, है ना। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, और सेंटर के साथ क्या बनाएगा? 45 डिग्री का कर्व बनाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्योंकि जीरो यूनिट पे जीरो रेवेन्यू होगा इसलिए। नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो यूनिट पे जीरो रेवेन्यू होगा, ये तो हमको पता है ना। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? जब बेचोगे ही नहीं तो रेवेन्यू आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जीरो यूनिट पे जीरो होगा, इसीलिए वो ऑरिजिन से शुरू किया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन। हाँ ठीक है कुछ भी नहीं, हालांकि काट लो खुशी से, लेकिन हालांकि कुछ है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, धीरे धीरे प्राइस क्या होगा? फॉल होगा जैसे जैसे आउटपुट राइज होगा। तो ठीक है, अब इसका ग्राफ क्या होगा? देखो, ये है एवरेज रेवेन्यू, ये है मार्जिनल रेवेन्यू। कौन तेजी से फॉल करेगा? मार्जिनल रेवेन्यू तेजी से फॉल करेगा। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है। क्या एवरेज रेवेन्यू कभी नेगेटिव या जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये है तीनों रिलेशन, यहाँ पे वही तीनों रिलेशन लिखा हुआ है। उसके बाद रिलेशनशिप, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, देखना जनरल रिलेशनशिप एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, जब एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होता है, ध्यान से पढ़ के आना, बता रहा हूं। ठीक है, जब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। यहां से कहां तक देखेंगे हम लोग? ठीक है, जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के साथ इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू क्या है? मैक्सिमम है। एवरेज रेवेन्यू अपना मैक्सिमम पॉइंट। और जब एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम है तो एवरेज रेवेन्यू भी फॉल होना। ठीक है, कॉस्ट के चैप्टर में पढ़े थे ये कॉन्सेप्ट, जो कि एग्जैक्टली क्या था इसका? सेम इसके साथ। ठीक है, एग्जैक्टली इसी टाइप का कॉन्सेप्ट रेवेन्यू चैप्टर में, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट कॉस्ट चैप्टर में। अभी कॉस्ट वाला नहीं पढ़ना, अभी रेवेन्यू वाला ही पढ़ के आना है। ठीक है, चलो, रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। फूल का बात मेरे को मत बताओ। ठीक है, चलो, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कर्व इनिशियली क्या होगा? राइज होगा। कौन से रेट पे? सोच लो, पहले बता रहा हूं, सोच लो, पहले बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, सोच लो अच्छी। सब कुछ पहले पुराने जैसे वाला कॉन्सेप्ट सेम नहीं है, कहीं पे कुछ कुछ अलग भी है। हाँ तो सेम है वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ, नहीं है ना सेम? ये टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा होगा? डिक्रीज तो बाद में हुआ, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा उसके बाद डिक्रीज हुआ। मैं मैक्सिमम से पहले का बात बोल, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज ही होता रहेगा। ठीक? ऐसा पढ़े थे हम लोग, थोड़ा देखो तो कहाँ पे लिखा है ऐसा।
वही तो पूछ रहा हूँ, हर बार सेम नहीं होता है, तो थोड़ा सोच के बोलो। सेम ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ देखे थे कहाँ पे, ऐसा सेम ग्राफ कहाँ देखे थे? प्रोडक्ट के केस में देखे थे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के केस में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, कुछ अलग लगेगा। रतिका गलत, यहाँ पे रेट से हमको कोई मतलब ही नहीं है, रेट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर रेट का बात करें तो डिक्रीजिंग रेट पे राइज होगा, क्योंकि जब एक्स्ट्रा यूनिट तुम बेच रहे हो और हर बार प्राइस कम हो रहा है, टॉपिक क्या था, हेडिंग क्या था, जैसे जैसे क्वांटिटी राइज होगा प्राइस फॉल होगा। तो इंक्रीजिंग रेट पे कभी भी रेवेन्यू बढ़ सकता है? ऑब्वियसली नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक यूनिट 10 रुपए का बेच रहे हो, 2 यूनिट 18 का बेच रहे हो, 3 यूनिट 27 का बेचोगे। जैसे जैसे यूनिट राइज होते जा रहा है प्राइस कम होते जा रहा है, तो जिससे रेवेन्यू राइज तो हो रहा है तुम्हारा टोटल, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे राइज हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक टोटल रेवेन्यू राइज ही होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे ही होता है। उसके बाद ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के उसके बाद ये क्या होता है, फॉल होता है। जब ये राइज हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, पॉजिटिव है। जब ये मैक्सिमम है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0 है। जब ये नेगेटिव, जब ये माइनस मतलब डिक्रीजिंग शुरू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। ठीक है, जो 3 रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा रिलेशन का, ये लाइन है सेकेंड रिलेशन, ये उसके बाद है थर्ड रिलेशन। ठीक है, 3 रिलेशन है, तीनों को याद रखना। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, किसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, नो प्रॉफिट का क्या मतलब है? नो प्रॉफिट का मतलब क्या है? बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं होगा या कुछ प्रॉफिट होगा, तो उसको क्या बोलते? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है हमको क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। जब भी बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो हम उसको प्रॉफिट नहीं मानते, हम उसको क्या मानते हैं, हमारा सारा कॉस्ट रिकवर हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी रिकवर हो गया और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी रिकवर हो गया। कुछ उसके बाद भी एक्स्ट्रा अगर पैसा बच जाता है तब हम उसको क्या मानते हैं, हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हम बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, हम बहुत अच्छा बिजनेस किया, हमारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जब तक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कवर ना हो तब तक हम नहीं मानते कि हमारा कोई प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब देखो, ये लिख लियो ना सबको ही, एज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द ओनर हु इज टेकिंग रिस्क इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होता है? ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा? ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा? यहां के हिसाब से बताओ पहले। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के साथ इक्वल है तब ब्रेक इवन आएगा। टोटल कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों। जब टोटल रेवेन्यू हमारा मैच हो जाए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के साथ तो हम बोलेंगे हम कहां पहुंच गए, ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग बिजनेस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, मतलब हमको ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हाँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट सेम होता है। ठीक है, देखना यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का बात करें तो जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होगा तब हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट हो। इसके बाद शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट मतलब, शट डाउन पॉइंट मतलब, शट डाउन पॉइंट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग बिजनेस बंद कर सकते हैं, मतलब अगर उससे थोड़ा भी नीचे गया तो हम बिजनेस को बंद कर देंगे। शट डाउन पॉइंट पे खड़े हैं तो हम करें या नहीं करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर उससे थोड़ा भी ऊपर है तो हमको बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको डिसीजन लेना है कि अब हमको बिजनेस करना है या नहीं करना है, क्योंकि उस पॉइंट पे अगर हम बिजनेस करते हैं तो भी हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा, नहीं करते तो भी हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन उससे अगर थोड़ा भी नीचे चले गए हम लोग तो हमारे लिए बेटर क्या होगा कि हम बिजनेस को बंद कर दें। तो अब ये शट डाउन पॉइंट किसको बोलते हैं, कब आता है ये शट डाउन पॉइंट बिजनेस का?
इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, वो खत्म हो गया, ब्रेक इवन तक था, खत्म हो गया। अब बताओ, जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है बिजनेस, जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है बिजनेस का, तब हमको क्या करना चाहिए, तब हम लोग शटडाउन पॉइंट पे। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है तो हमको बिजनेस बंद कर देना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होने के बाद अगर 1 रुपए भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो हमको बिजनेस को कंटिन्यू रखना है। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ रिकवर हो रहा है तब हम लोग डिसीजन लेंगे करना है या नहीं करना है, क्योंकि करेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान है, नहीं करेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान है। तो बिजनेस करें या ना करें हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उससे थोड़ा भी नीचे चले गए, मतलब वेरिएबल कॉस्ट में 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हम 10 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉस्ट जिसका 10 आ रहा है, रॉ मटेरियल जिसमें 10 रुपए का लग रहा है, बेच रहे हैं 9 रुपए, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ है? ऑब्वियसली नहीं है। तो हमको क्या कर देना चाहिए, बिजनेस को बंद कर देना। अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है तो हमको बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है। मतलब क्या लिख सकते हैं, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, शटडाउन पॉइंट बोलेंगे। अगर उससे थोड़ा भी नीचे गए मतलब बिजनेस बंद है, उससे ऊपर है तो बिजनेस हमको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। खत्म, अरे वाह, चलो ठीक है। तो बाकी का डिस्कशन हम लोग मंडे को करेंगे स्टैट्स के साथ। संडे को टेस्ट है, सभी को देना है मैंडेटरी, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो बाय बाय। आज का